हाँ जी, तो कल मैंने आप लोगों को रोमन एम्पायर के बारे में स्टार्ट किया था। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि रोमन एम्पायर जो है, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि रोमन एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है दीप्ति? दीप्ति? यस मैम। सन्नी? ओके, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना? यस मैम। हाँ, तो रोमन एम्पायर के बारे में कल बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, और जो है ना हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हम लोगों ने बस जरा सा ही एक पेज ही हमने पढ़ा था, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसके बारे में दी थी। अब आप ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इस रोमन एम्पायर ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये रोमन एम्पायर जो है, उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, हमें कैसे पता लगता है कि ये इतना बड़ा रोमन एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। और हमारे पास वेरियस जो इसकी अचीवमेंट्स है, इसके जो क्या बोलते हैं, इसके इम्पोर्टेंट इसके फीचर्स हैं इस एम्पायर के, जो कि हमें पढ़ने हैं, समझने हैं। तो वो हमने थोड़ा सा इसका ब्रीफिंग मैंने आप लोगों को बताई थी। मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कल कि रोमन एम्पायर के बारे में हमारे पास जो सोर्सेज हैं उसको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पर तो मैंने टेक्स्ट बताया था आपको, नंबर 2 पर मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बताया था, और नंबर 3 पर मैंने आप लोगों को बताया था बेटा इंस्क्रिप्शंस के बारे में, मटेरियल रिमेन्स के बारे में। तो ये जो मटेरियल रिमेन्स है ये कौन कौन से हैं, ये क्या चीज है, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल एक्सप्लेन किया था, और डिटेल में बताया था कि डॉक्यूमेंट्स में हम किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एनाल्स के बारे में, कि एनाल्स क्या चीज होती है, वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हम इंस्क्रिप्शंस और पेपिराइज को रखते हैं। तीसरा मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया था बेटा कि जो मटेरियल रिमेन्स है वो क्या है। तो मटेरियल रिमेन्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम क्या करते हैं कि एक्सकवेशंस के दौरान जो चीजें हमें अवेलेबल हुई हैं उनको हम स्टडी करते हैं, और ये स्टडी कौन करता है, हमारे हिस्टोरियंस करते हैं। और साथ में मैंने लास्ट में आपको ये भी बताया था बच्चों कि जो चीजें हमें एक्सकवेशंस के दौरान मिलती हैं उनको हमारे हिस्टोरियंस बहुत स्किलफुली, बहुत अच्छे तरीके से उनको स्टडी करते हैं, और फिर हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारे लिए जो है ना वो इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। अब आप यहाँ देखेंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पेज के बारे में। तो ये जो पेज हम पढ़ेंगे इसमें आपको इसका जो स्ट्रेच है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसका जो फिजिकल कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ था, और कौन सी नदियां हैं, कौन से इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो 2 पावरफुल एम्पायर्स रूल्ड ओवर मोस्ट यूरोप, मतलब कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय पर 2 बड़े एम्पायर थे जो कि यूरोप पर रूल करते थे। यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट, ये 3 जगह बताई मैंने आपको, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट, ये 3 कॉन्टिनेंट हो गए ना, 3 कॉन्टिनेंट हो गए। इन तीनों कॉन्टिनेंट्स पर 2 बड़े एम्पायर्स थे, ठीक है, इन द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द 7th सेंचुरी। बर्थ ऑफ द क्राइस्ट से लेकर के और 7th सेंचुरी तक, इस पीरियड के बीच में यहाँ पे 2 बड़े एम्पायर थे। Say down to the 630s, the 2 empires were those of the Roman and the Iran. एक जो एम्पायर था वो था रोमन एम्पायर, और जो दूसरा एम्पायर था वो था ईरानियन एम्पायर। एक एम्पायर था रोमन एम्पायर और दूसरा एम्पायर था ईरानियन एम्पायर, ठीक है। तो इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। The Romans and the Iranians were rivals and fought against each other for much of their history. ये जो रोमन और ईरानियन एम्पायर थे ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या थे, प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे के राइवल्स थे, कॉम्पिटिटर्स थे, एक दूसरे से जो है वो पावर को छीनना चाहते थे, तो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे।
एक दूसरे से हमेशा जो है ना इनके क्या रहते थे, इनके जो है ना एक दूसरे पर ये अटैक करने की कोशिश करते थे और जो है ना एक दूसरे को जीत लेना चाहते थे। तो ऐसे में क्या कहेंगे हम कि ये हमेशा एक दूसरे पर लड़ाइयां लड़ते रहते थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे। द रोमन्स एंड द इरानियंस वर राइवल्स एंड फॉट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ देयर हिस्ट्री। मतलब ज्यादातर इतिहास में वो लड़ते ही रहे। देयर एम्पायर्स ले नेक्स्ट टू ईच अदर। अब क्योंकि उनके एम्पायर एक दूसरे के बिल्कुल पास में थे, नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ में थे। Separated only by a narrow stripe of land that ran along the river Euphrates। एक छोटी सी स्ट्राइप थी, पट्टी जिसे कह सकते हैं, यूफ्रेट्स नदी के साथ में। और ये इससे ये दोनों एम्पायर अलग होते थे। मतलब ईरान के एम्पायर और रोमन एम्पायर के बीच में इनको अलग करने वाला क्या था, एक यूफ्रेट्स रिवर की एक छोटी पट्टी थी, जिससे कि ये दोनों के दोनों एम्पायर अलग अलग होते थे, सेपरेट होते थे। इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी शैल बी लुकिंग एट द रोमन एम्पायर। इसमें हम ईरानियन एम्पायर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हमारा रोमन एम्पायर के बारे में है, तो हम इसमें रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट वी शैल ऑल्सो रेफर इन पासिंग टू रोम्स राइवल ईरान। लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि ईरान का एम्पायर जो इसका राइवल था, उसके बारे में भी थोड़ा सा रेफर करेंगे, सिर्फ स्टडी नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है। अब आप जो है ना मैप को देखेंगे, पेज नंबर 59 पर आपके सामने जो मैप दिया है, उस मैप में आप देखेंगे कि ऊपर जो है ना वो यूरोप है, ऊपर यूरोप है, बीच में जो है ना ये आपका ब्लू कलर का जो है वो मेडिटेरेनियन सी है, और इसके नीचे जो है ना वो आपका सहारा डेजर्ट जहाँ लिखा है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ऊपर वाला ब्लू जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट है, और जो नीचे वाला है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। बीच में जो है वो है मेडिटेरेनियन सी, बीच में क्या है, मेडिटेरेनियन सी। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हम देखते हैं इसको, तो क्या देखते हैं कि we will see that the continents of Europe and Africa are separated by a sea that stretches all the way from Spain in the west to Syria in the east। ये जो मेडिटेरेनियन सी है, ये कहाँ से कहाँ तक है, आप देखो कि ये सबसे जो है ना इधर ये डालते हैं, ये वेस्ट की तरफ आप देखते हैं तो ये टेंजियर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, और ये स्पेन से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से स्पेन से लेकर के, और ये लास्ट में आप देखो जहाँ पे एंट्रियोक और दमस्कस लिखा हुआ है, वहां ये सीरिया है कंट्री, वहां तक ये फैला हुआ है, स्पेन से लेकर के सीरिया तक फैला हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसको जो है ना रोम डोमिनेटेड द मेडिटेरेनियन एंड ऑल द रीजन्स अराउंड दैट सी इन बोथ डायरेक्शंस। अब इस पर जो है ना चारों तरफ जो है ना, मतलब किसका कंट्रोल था, वो था रोम का। इसके चारों तरफ कंट्रोल किसका था, रोम का। यहाँ पे जो डोमिनेटिंग पावर थी वो कौन सी थी, रोम। द रीजन्स अराउंड दैट सी इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में। अब आप यहाँ पर अगर आपके सामने बुक रखी हुई है तो आप देखेंगे एड्रियाटिक सी, मेडिटेरेनियन सी के साइड में, और बीच में जो है ना ये आपको पतला सा जो है ना ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको रोम लिखा हुआ मिलेगा, नेपल्स, रोम मिलेगा। तो आप ये देखेंगे कि जो रोम है ना वो इस पूरे पर जो है ना अपना डोमिनेशन रखता है, पूरे पे कंट्रोल रखता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या देखेंगे कि रोमन एम्पायर का यहाँ पर पूरा कंट्रोल है, नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शंस में। टू द नॉर्थ द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर वर फॉर्म्ड बाय टू ग्रेट रिवर्स। और नॉर्थ में दो नदियां हैं जो कि यहाँ की बाउंड्रीज को बनाती हैं। दो नदियां, कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पे, वो दो नदियां हैं, एक तो है यूफ्रेट्स और दूसरी है टिग्रिस। और यहाँ पे जो दो नदियां बाउंड्री बनाती हैं, एक है यहाँ पर बाय टू ग्रेट रिवर्स, राइन एंड डेन्यूब। ये राइन और डेन्यूब नदी आप देखेंगे, ये रिवर आल्प्स माउंटेन रेंजेस के ऊपर जो है ना रिवर राइन लिखा हुआ है, और यहाँ पे डेन्यूब लिखा हुआ है। तो ये जो राइन और डेन्यूब ये दो नदियां हैं जो यहाँ पर जो है ना वो क्या बनाती हैं, वो इनकी बाउंड्रीज तय करती हैं। और बाय द ह्यूज एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट कॉल्ड द सहारा। और नीचे जो है ना आप देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहां पर सहारा डेजर्ट है, वहां पर कौन सा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। तो इस तरीके से द वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी वाज द रोमन एम्पायर। ईरान कंट्रोल द होल एरिया साउथ ऑफ द कैस्पियन सी डाउन टू ईस्टर्न अरेबिया। अब यहीं पर आप जो है वो देखेंगे कि कैस्पियन सी के साउथ में जो
दूसरा एम्पायर था वो था ईरानियन एम्पायर। वो कौन सा एम्पायर था? ईरानियन एम्पायर। इस पूरे पर तो कंट्रोल किसका था? रोम का था। इसके बाद जो है ना दूसरा जो एम्पायर था वो था ईरानियन एम्पायर, जिसका पूरा ईरानियन एम्पायर पूरे मिडिल ईस्ट पर जो है पूरे ईस्ट पर जो है ना वो उसका कंट्रोल था, जिसमें ये अरेबियन कंट्रीज आते हैं। वो अरेबियन कंट्रीज वाला जो पेनिनसुला है वो सारा का सारा ईरानियन एम्पायर में आता था, शामिल था। एंड समटाइम्स लार्ज पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तक भी जो है ना वो ईरानियन एम्पायर फैला हुआ था। हमारे कंट्री का अगर आप देखेंगे मैप तो साइड में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान है वहां तक ईरानियन एम्पायर फैला हुआ था। These two superpowers had divided up most of the world that Chinese called the Ta Chin, Greater Chin, roughly the West. इन दोनों पावर्स ने किसने, एक तो ईरानियन था और दूसरा था रोमन एम्पायर। इन दोनों पावर्स ने पूरे जो है ना क्या कहते हैं इस एरिया को जो है ना अपने कंट्रोल में कर रखा था, और इसको पूरी तरीके से इसको बांट रखा था, इसको डिवाइड कर रखा था आपस में। इसको जो है ना जैसे कहते हैं कि बांट लिया था इसको पूरी तरीके से। हाँ जी, द रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। यहाँ से आपको ध्यान से समझना ये है कि रोमन एम्पायर को हम ब्रॉडली दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो था अर्ली एम्पायर, दूसरा था लेट एम्पायर। एक था अर्ली एम्पायर, दूसरा था लेट एम्पायर। एक एम्पायर था बेटा अर्ली एम्पायर, दूसरा फेज था इसका लेट एम्पायर। इसको जो है ना हम इसको डिवाइड जो किया गया था वो तो 3rd सेंचुरी में इसको डिवाइड किया गया था। माने कि जो 3rd सेंचुरी से पहले वाला पीरियड था वो तो था अर्ली एम्पायर, और जो 3rd सेंचुरी के बाद वाला पीरियड था वो था लेट एम्पायर। दूसरे वर्ड्स में हम इसे कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स द होल पीरियड डाउन टू द मेन पार्ट ऑफ द 3rd सेंचुरी कैन बी कॉल्ड द अर्ली एम्पायर, एंड द पीरियड आफ्टर दैट called the late empire. A major difference between the two superpowers and their respective empires was that the Roman Empire was culturally much more diverse than that of Iran. ईरान के एम्पायर में रोम के एम्पायर में एक जो बड़ा डिफरेंस था वो क्या था कि जो ईरान का एम्पायर था उससे रोम का एम्पायर ज्यादा कल्चरली डाइवर्स था। कि major difference between the two superpowers and their respective empires was that Roman Empire was culturally more diverse. कि जो रोम का एम्पायर था वो कल्चरली ज्यादा डाइवर्स था, माने कि कल्चर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो रोम का एम्पायर था वो ज्यादा डाइवर्सिटी उसमें पाई जाती थी। ईरान के एम्पायर में इतनी डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती थी। The Parthians and the later the Sasanians, the dynasties that ruled Iran in this period, ruled over a population that was largely Iranian. यहाँ पर जो दो डायनेस्टीज थी जो यहाँ पर रूल करती थी वो कौन कौन से थे? एक थे पार्थियंस और दूसरे थे ससानियंस। ध्यान से समझना, ये मैं ईरान की बात कर रही हूँ, मैं ईरानियन एम्पायर की बात कर रही हूँ। एक बात तो मैंने आपको अभी बताई कि रोम का जो एम्पायर था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक तो था अर्ली एम्पायर, दूसरा था लेट एम्पायर। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि जो रोम का एम्पायर था वो कल्चरली ज्यादा डाइवर्स था ईरान के एम्पायर के मुकाबले। ठीक है। तीसरा अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो ईरान का एम्पायर था उसमें दो डायनेस्टीज ने रूल किया था। वो कौन कौन सी थी? एक तो थी पार्थियंस और दूसरी थी ससानियंस। एक थी पार्थियंस, दूसरी थी ससानियंस। ठीक है। अच्छा, और ये लोग जो जिन पर रूल कर रहे थे वो ज्यादातर ईरान के ही रूल्ड ओवर ए पॉपुलेशन दैट वाज लार्जली ईरानियन। जिन लोगों पर ये लोग रूल करते थे ना वो पॉपुलेशन ज्यादातर ईरानियन ही थे, ईरान के ही लोग थे वो। द रोमन एम्पायर, इसमें जो है ना क्या था कि मैंने अभी आपसे ये कहा था ना कि रोम का जो एम्पायर था वो कल्चरली ज्यादा डाइवर्स था। अब मैं इस बात को बता रही हूँ आपको कि वो ज्यादा डाइवर्स क्यों था। ईरान का तो मैंने बताया कि वहां पे दो डायनेस्टीज रूल कर रही थी और वो दोनों डायनेस्टीज जो है वो ज्यादातर उन्हीं पॉपुलेशन पे रूल कर रही थी जो कि ईरानियंस ही थे। जबकि जो रोमन एम्पायर थे उसमें बहुत सारी टेरिटरीज मिली हुई थी, उसमें बहुत सारी टेरिटरीज शामिल थी। तो इन टेरिटरीज में अलग अलग कल्चर्स थे, इनके कल्चर्स डिफरेंट थे और वो सब इकट्ठा रहते थे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना वो कल्चरल डाइवर्सिटी ज्यादा थी।
Many languages were spoken in the empire. तो रोमन एम्पायर में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी. Many languages were spoken in the Roman Empire. इसीलिए तो कल्चरल डाइवर्सिटी आ रही थी ना यहाँ पर, इसीलिए तो टेरिटरीज अलग अलग थी, लैंग्वेज अलग अलग थी उनकी. बट फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन देखो भाषाएं तो बहुत सारी बोली जाती थी, लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हर लैंग्वेज में तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं रन किया जा सकता ना. तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए या मैक्सिमम 2 लैंग्वेज हो सकती हैं. ज्यादा लैंग्वेज अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, फिर हमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि सभी लोग उन भाषाओं को समझ नहीं सकते हैं, सभी लोगों को थोड़ी सारी भाषाएं आती होंगी. तो जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी यहाँ पर वो कौन सी थी, वो थी ग्रीक और लैटिन. कौन सी लैंग्वेज थी यहाँ पे, ग्रीक और लैटिन. ये कौन सी लैंग्वेज थी, ये यहाँ पर जो है वो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी. क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा थी, इसीलिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन 2 लैंग्वेजेस को ही रखा गया था. But most widely used, indeed the only languages. The upper class of the East spoke and wrote in Greek. जो अपर क्लासेस थी वो कौन सी भाषा बोलती थी, ग्रीक भाषा. ग्रीक एक एंशियंट लैंग्वेज थी और ये बहुत ही एक क्या बोलते हैं शुद्ध क्या बोलते हैं प्रॉस्पर लैंग्वेज थी. इसीलिए जो अपर क्लास के लोग थे दे यूज्ड टू स्पीक ग्रीक लैंग्वेज. दोज ऑफ द वेस्ट, और जो वेस्ट पार्ट था, ईस्ट पार्ट में जो कि अपर क्लास था उसमें ग्रीक बोली जाती थी, और वेस्ट में कौन सी बोली जाती थी, वहां पे लैटिन भाषा बोली जाती थी. And the boundary between these broad language areas ran somewhere across the middle of the Mediterranean Sea. और इनके बीच में जो बाउंड्री थी वो कौन सी थी, मेडिटेरेनियन सी. माने मेडिटेरेनियन के ऊपर और मेडिटेरेनियन के नीचे और मेडिटेरेनियन के ईस्ट में और मेडिटेरेनियन के बीच वेस्ट में. ठीक है, इस तरीके से इनकी लैंग्वेजेस बटी हुई थी. तो यहाँ आप देखेंगे कि and the boundary between these broad language areas ran somewhere across the middle of the Mediterranean between the African provinces of Tripolitania. तो ट्रिपोलिटेनिया, इसको त्रिपोली कहा जाता है, ट्रिपोलिटेनिया. ये जो ट्रिपोलिटेनिया है यहाँ पर लैटिन भाषा बोली जाती थी. ट्रिपोलिटेनिया में जो है ना लैटिन भाषा बोली जाती थी, लेकिन जो साइरेनाइका है वहां पर ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती थी. आप लोगों को भी जब मैंने आपको मैप एक्सप्लेन कर रही थी ना, उस मैप को आप ध्यान से देखना, उसमें इन दोनों हिस्सों को देखना, इन दोनों नामों को देखना, ट्रिपोलिटेनिया और जो है ना साइरेनाइका, इन दोनों को जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि इन में साइरेनाइका में तो ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है, जबकि ट्रिपोलिटेनिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, वहां पे लैटिन भाषा बोली जाती है. All those who lived in the empire were subjects of a single ruler. अब देखो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस बेशक बोली जाती हैं, लेकिन लैंग्वेजेस यहाँ पे बेशक डिफरेंट बोली जाती हैं, लेकिन जो है जितना भी मतलब ये एरिया है डिफरेंट लैंग्वेजेस के बावजूद भी यहाँ पर जो है वो क्या होता है कि यहाँ पर सभी जो है ना एक ही एम्पायर के हिस्सा हैं. नमन, मैम सन्नी को ऐड कर लो, लॉबी में वेट कर रहा है. अच्छा उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था. ये निशांत और नेहा कैसे बाहर चले गए, इनको भी तो मैंने एडमिट कर लिया था पहले. बम बम बोले कर लिया बेटा. अब आप लोग बंद रहो, ये जल्दी से हो ही नहीं रहा, मैंने कर लिया है वैसे. मैंने कर तो लिया बेटा सबको, लेकिन अंदर शो नहीं हो रहा. आज ना कुछ नेटवर्क का इश्यू हो रहा है. मैंने ना सबको ज्वाइन कर लिया है बेटा, अब देखो अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि ना यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, आज लगता है आ नहीं रहे हैं वो लोग, है ना. तो अब देखो कि मैं आप लोगों को जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, हाँ
हाँ, थोड़ा अपना जो है ना स्पीकर ऑफ रखो, अपने आप को म्यूट कर लो ताकि समझने पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है? और बस कान खोल करके सुनते ही रहना है आपको, ठीक है? हाँ जी। चलिए, तो मैंने आपको बताया, क्या बताया? मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौन-कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी। यहाँ पे अलग-अलग टेरिटरीज़ थी और उनमें जो है ना उनमें जो है अलग-अलग लैंग्वेज बोली जाती थी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी वो कौन-सी थी? ग्रीक और लैटिन। और आपको मैंने बताया कि ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में जो है ना वो किस तरीके से अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। आप लोगों से मैंने देखो उनको ज्वाइन करवा दिया है और कई बार करवा दिया है। कोई नेटवर्क का इश्यू है, वो नहीं आ पा रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तुम लोग अपना तो ध्यान दो कम से कम, ठीक है? कोई नेटवर्क का इश्यू होगा, आप लोग अपना ध्यान दो। मैंने कई बार ज्वाइन करवा दिया है उनको, मैंने कई बार एडमिट कर लिया उनको, लेकिन वो शो ही नहीं हो रहे हैं। 3 बच्चे हैं, सन्नी, निशांत और नेहा। मे बी वहाँ उनके उनके वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। मैडम ऐड हूँ मैं तो। सन्नी सन्नी, अब पता नहीं यहाँ पर भी शो हो रहा है बेटा, लॉबी में भी 3 बच्चे शो हो रहे हैं, नेहा का भी हो रहा है इसमें 11 रोल नंबर, सन्नी 24 रोल नंबर मैडम और निशांत 22। भी आ अच्छा, अब आ गए, अब नहीं शो हो रहा, अब आ गए। हाँ ठीक है, अब आप लोग ना अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है? और बस ध्यान से सुनते चले जाओ। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो क्या है कि रोमन एम्पायर कैसे एस्टेब्लिश हुआ। अभी आज मैंने जो आप लोगों को बातें बताई हैं वो है कि रोमन एम्पायर 2 भागों में बटा हुआ था। एक रोमन एम्पायर अर्ली एम्पायर था और एक था लेट एम्पायर। फिर मैंने आपको बताया कि रोमन एम्पायर ज्यादा डाइवर्स था ईरानियन एम्पायर के बजाय। फिर मैंने आपको बताया कि ईरानियन एम्पायर पे जो है ना जो पार्थिनियंस और ससानियंस 2 डायनेस्टीज ने रूल किया था। फिर मैंने आपको बताया कि जो रोमन एम्पायर था, क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी थी बहुत ज्यादा, लैंग्वेजेस अलग-अलग बोली जाती थी, अलग-अलग टेरिटरीज थी, इसीलिए वहां पे लैटिन और ग्रीक 2 एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेजेस थी, ठीक है? फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अब मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो ये है कि रोमन एम्पायर कैसे एस्टेब्लिश हुआ। द रिजीम एस्टेब्लिश्ड बाय ऑगस्टस। रोमन एम्पायर का फाउंडर कौन था? ऑगस्टस। ये आपको याद रखना है। Who was the founder of Roman Empire? तो Augustus was the founder of Roman Empire. The first emperor in 27 BCE. BCE माने before Common Era. Was called the Principate. इसे क्या कहा जाता था? Principate कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? Principate. इसे क्या कहा जाता था? प्रिंसिपेट कहा जाता था इसको। सन्नी बेटा बंद करो अपना, सन्नी म्यूट करो बंद है अपने आप मैडम को। मेरा तो। बंद है आपका यहाँ पे शो हो रहा है बेटा, मेरे पास शो हो रहा है कि आपने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है। मेरा तो बहुत देर से बंद है। करो। सन्नी अभी भी नहीं हो रहा। बंद है मैडम मेरा, और किसी का ओपन है। तुम्हारा ही शो हो रहा है बेटा, 24 रोल नंबर आप ही का नेटवर्क दिखाई दे। देखो यहाँ पर भी, यहाँ मैडम। मुझे यहाँ बच्चे मुझे यहाँ पर भी दिखा। अब तू बोल रहा है, मेरे को तेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? वो तो मैं ऑन कर रहा हूँ मैडम, अभी ऑफ कर रहा हूँ, देखो। अच्छा कर अभी, फिर मैं देखती हूँ। कर दिया। अभी यहाँ पे विजिबल ही नहीं हो रहा। बाकी जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना मुझे मेरी स्क्रीन पर, उनका सबका जो है ना स्पीकर उस पे क्रॉस लगा हुआ है, वो सबके सब जो है ना म्यूट है, लेकिन तुम्हारे वाले पे ना विजिबल नहीं हो रहा मुझे, तुम्हारे वाले पे दिखाई नहीं दे रहा। Although Augustus was the sole power and the only real source of authority, जो यहाँ का प्रिंसिपेट था, मतलब एम्परर जो था वो अपने आप को प्रिंसिपेट कहता था। हम रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं। रोमन एम्पायर में रोमन एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट किसने की थी? वो ऑगस्टस ने की थी और वो अपने आप को क्या कहता था? वो अपने आप को प्रिंसिपेट कहता था और ये 27 BCE में एस्टेब्लिश हुआ था।
Although Augustus was the sole ruler and the only real source of authority, the fiction was kept alive and that he was actually only the leading citizen. तो यहाँ पर जो फिक्शन रखी जाती थी, जो फिक्शन रखा जाता था, वो क्या था कि मतलब वो अपने आप को क्या कहता था, वैसे तो वो सोल पावर था, लेकिन वो अपने आप को क्या कहता था कि ही वाज द लीडिंग सिटीजन। वैसे तो सारे डिसीजन वो खुद ही लिया करता था, बट ही कॉल्ड हिमसेल्फ कि लीडिंग सिटीजन, प्रिंसिप्स इन लैटिन, जिसको प्रिंसिप्स कहा जाता है लैटिन में, नॉट द एब्सोल्यूट कंट्रोल्ड रोम अर्लियर। अच्छा, वो अपने आप को कहता था कि हाँ जी, तो अब जो है आप लोग देखेंगे कि ये जो प्रिंसिपेट अपने आप को कहलाता था, वो दिस वाज डन ऑन आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द सीनेट। मतलब कि वो वैसे तो एब्सोल्यूट रूलर था, लेकिन फिर जो है ना वो अपने आप को क्या कहता था कि वो लीडिंग सिटीजन है, वो अपने आप को सिटीजन मानता था वहां का, और वो ये कहता था कि वो कोई एब्सोल्यूट रूलर नहीं है। ऐसा वो क्यों कहता था? ऐसा वो इसलिए कहता था कि वो जो है ना एक रिस्पेक्ट जो है वो शो करता था, एक रिस्पेक्ट वो शो करता था। किसकी रिस्पेक्ट शो करता था? वो एक रिस्पेक्ट शो करता था जो है ना सीनेट को। सीनेट क्या था? सीनेट जो है वो एक जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि लीडर्स का एक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था, जिसे कह सकते हैं कि एक जो है ना आपका रिप्रेजेंटेटिव्स का एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था, जिसे सीनेट कहा जाता था। तो सीनेट को रिस्पेक्ट देने के लिए वो अपने आप को क्या कहता था? वो ये कहता था कि आई एम द लीडिंग सिटीजन। वो अपने आप को एब्सोल्यूट रूलर नहीं मानता था, दो वो रूल करता था एब्सोल्यूटली, है ना, कंप्लीट वो रूल करता था, लेकिन फिर भी जो है ना वो ऐसा मानता नहीं था। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम ये वाला पैरा शुरू से बता दो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे। क्या बेटा? मैम ये वाला पैरा जो आपने स्टार्ट किया है ना, वो दोबारा से बता दो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, अभी बता रही हूँ, ठीक है, अब बोल रही हूँ अभी। रोमन एम्पायर किसने एस्टेब्लिश किया? Roman Empire was established by Augustus. It was established in 27 BCE and he called himself Principate. Though he was absolute ruler, but वो रिस्पेक्ट शो करने के लिए सीनेट को called himself leading citizen, और उसे वो प्रिंसेप्स कहा जाता था, कहता था। लैटिन भाषा में इसको प्रिंसेप्स कहा जाता है। ये मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पे बताना है आपको कि सीनेट क्या था। सीनेट जो है वो एक बॉडी थी। बॉडी किसकी? रिप्रेजेंटेटिव्स। The body which had Senate had the body which had controlled Rome earlier, माने जिसने रोम को पहले कंट्रोल कर रखा था, in the days when it was a republic। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हेड को जो है ना वो चुना जाता है। तो यहाँ पर सीनेट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक वैसी बॉडी थी रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो कि चुनी जाती थी, जो कि इलेक्टेड होती थी, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। द सीनेट हैड एग्जिस्टेड इन रोम फॉर सेंचुरीज। ये जो सीनेट था, रोम में सेंचुरीज तक इसने रूल किया, इसने शासन किया, एंड हैड बीन एंड रिमेन्ड ए बॉडी रिप्रेजेंटिंग द अरिस्टोक्रेसी। ये जो सीनेट था बेटा, ये सीनेट जो है वो एक रिप्रेजेंटिंग बॉडी था, लेकिन रिप्रेजेंटिंग बॉडी ये कॉमन पीपल का नहीं था। किसका था? अरिस्टोक्रेसी का। अरिस्टोक्रेसी कौन होते हैं? जो शाही लोग होते हैं, जो रॉयल पीपल होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, उनको कहा जाता है। तो ये सीनेट वाज अ बॉडी, बट इट वाज नॉट अ बॉडी ऑफ द लोकल पीपल और द ऑर्डिनरी पीपल, इट वाज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द अरिस्टोक्रेसी। दैट इज द वेल्थिएस्ट फैमिलीज ऑफ रोम। कौन है अरिस्टोक्रेसी? जो वेल्थिएस्ट फैमिलीज है रोम की। एंड लेटर इटालियन डिसेंट मेनली लैंड ओनर्स, और बाद में जो है ना जो इटली के लैंड ओनर्स थे वो भी इसके मेंबर्स बन गए। मोस्ट ऑफ द रोमन हिस्ट्रीज दैट survive in Greek and Latin were written by people from a senatorial background.
Most of the Roman histories that survive in Greek and Latin were written by people from a senatorial background. From these, it is clear that emperors were judged by how they behaved towards the Senate. एम्परर्स को जज किया जाता था कि वो किस तरीके से सीनेट के प्रति अपना रवैया रखते हैं, सीनेट के प्रति उनका क्या एटीट्यूड है, इस पर डिपेंड करता था कि सीनेट के और रूलर्स के जो बिहेवियर है, सीनेट का और रूलर्स का जो रिलेशन है वो कैसा होगा, और सीनेट जो है वो रूलर की कितनी बातों को मानेगा, और रूलर जो है वो सीनेट के साथ में किस तरह का रिलेशन मेंटेन करेगा। The worst emperors were those who were hostile to the senatorial class. अब देखेंगे कि सीनेट क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी और एरिस्टोक्रेसीज की बॉडी थी, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कोई भी रूलर जो है, कोई भी एम्परर जो है, वो तब ज्यादा सक्सेसफुल माना जाएगा जब वो सीनेट को साथ लेकर के चले, जब वो सीनेट के साथ मिलकर के जो है ना काम करे और उस ऑर्गेनाइजेशन बॉडी को भी हैप्पी रखे, तब जाकर के काम अच्छे तरीके से चलेगा। तो यहाँ आपको ये भी बताया जा रहा है कि सीनेट विच वाज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, उसके साथ में अगर अच्छे रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो रूलर जो है वो अच्छा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे रूलर्स थे कि जो सीनेट के साथ में हॉस्टाइल बिहेवियर रखा करते थे, एंड इसकी वजह से क्या था कि यहाँ पर जो है ना सस्पिशन या जो ब्रूटलिटी ऐसे जो है ना माहौल बन जाता था, तो जो है वायलेंस हो जाती थी, मतलब सीनेट के और जो है ना जो रूलर है, एम्परर है, उसके बीच में जो है ना रिलेशन अच्छे नहीं रहते थे, जिसकी वजह से जो है ना वो ऑफन यहाँ पर डिस्प्यूट्स हो जाते थे, ऑफन वायलेंस हो जाती थी, एक दूसरे पर शक करते थे, चाहे वो सीनेट के मेंबर हो, चाहे जो है ना वो कौन से मेंबर हो, चाहे जो है ना वो रूलर हो, एम्परर हो, इनके बीच में जो है ना हेल्दी रिलेशन रखना जो है वो बहुत जरूरी था। Many senators yearned to go back to the days of the republic, और बहुत सारे जो सीनेट के मेंबर्स थे वो चाहते थे कि जो जैसे पहले कंट्री रिपब्लिक हुआ करता था, तो उसी तरीके से कंट्री को पहले की तरह रिपब्लिक बनाना चाहिए, और जो है ना जो एब्सोल्यूट रूलर्स है उसका जो है ना रोल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि बट मोस्ट हैव रियलाइज दैट दिस वाज इम्पॉसिबल, लेकिन उन्होंने इस बात को भी रियलाइज कर लिया कि ये काम जो है वो पॉसिबल नहीं है, इस काम को जो है ना किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो एम्परर्स हैं उनके पास में कंप्लीट पावर थी, कंप्लीट अथॉरिटी थी, तो वो इस तरीके से जो है ना मतलब अब सीनेट के पास में पावर नहीं आ सकती थी। अगर सीनेट चाहे कि उसके पास में कंप्लीट अथॉरिटी आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं था। तो आज जो है ना हम लोगों ने पढ़ा कि रोमन एम्पायर किसने एस्टेब्लिश किया, हमने पढ़ा कि रोमन एम्पायर में सीनेट का क्या रोल था, हमने देखा कि सीनेट के और रोमन एम्परर के रिलेशन कैसे होते थे, हमने ये पढ़ा कि सीनेट और रोमन एम्परर के हेल्दी रिलेशन होना जरूरी था, और हमने साथ में ये भी पढ़ा कि सीनेट के अगर अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि उनके जो है वहां पे वायलेंस होती है। और वहां पे नमन, तुम्हारा माइक अभी भी ऑन है, नमन, तो अब वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां पे उनमें एक दूसरे पे वो शक करते हैं, शक क्या करते हैं, वो वाइल अपने आप पावर के लिए करते हैं, अपने आप को अपनी पावर शो करने के लिए वो इस तरह का करते हैं, तो पावर शो करने के लिए करते हैं, इस तरीके से जो है ना ये प्रॉब्लम यहाँ पर आपने देखी। अब टोटल जो है ना हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, इस चैप्टर में हमने टोटल पढ़ा है कि रोमन एम्पायर एस्टेब्लिश किसने किया, रोमन एम्पायर अपने आप जो रोमन किंग्स थे वो अपने आप को क्या कहते थे, और हमने ये देखा कि यहाँ पर जो रूलर्स थे और उनके सीनेट के साथ में क्या रिलेशन थे। टोटल आज हम लोगों ने यही चीज पढ़ी है। अभी आप लोग मुझे अपनी अटेंडेंस देंगे, और अटेंडेंस के साथ में जो है आप लोग फिर जिसको मैं बोलूंगी वही क्लास छोड़ करके जाएंगे, ठीक है। रचित जांगड़ा, अभी तक आप लोगों को रोल नंबर नहीं मिला क्या? रचित, आपको रोल नंबर नहीं मिला अभी? अंकुर सैनी, वैशाली यादव, आप लोग लीव कर दो। साक्षी वर्मा जाओ, स्नेह वर्मा जाओ, शुभम 7 रोल नंबर जाओ, तनुज 8 रोल नंबर जाओ, प्रियांशु 10 रोल नंबर जाओ,
हर्षित गुप्ता 12 रोल नंबर लीव. दीप्ति 13 रोल नंबर लीव. हिमांशु 15 रोल नंबर लीव. चाहत 17 रोल नंबर लीव. तुषार 18 रोल नंबर लीव. ईशु 20 रोल नंबर लीव. 22 गौतम. 23 अनमोल. सन्नी 24. 27 तनिषा. लीव करो बेटा, लीव करते जाओ. किंशु 28. ध्रुव 32. ध्रुव 32 एंड किंशुक. किंशुक आप लीव कर दो. निशांत. निशांत. निशांत आप लीव कर दो. और आदित्य. आदित्य आप लीव कर लो. भारती. भारती लीव कर दो बेटा. और उसके बाद भारती के बाद है अंजलि ने लीव किया. अंजलि लीव कर सकती है. दिव्यांश. दिव्यांश आप ये सेजल है ना दिव्यांश? यस मैम. ओके, इसका नाम मैं फिर सेजल लिख देती हूँ यहाँ पर. ठीक है. गौरव आप लीव कर दो. गौरव आपका क्या रोल नंबर है? गौरव रोल नंबर? खुशी. खुशी लीव कर दो. क्षितिज लीव कर दो. महक. महक रोल नंबर पता है? मुस्कान. मुस्कान आप किसके नाम से आते हो? आपका नाम क्या है मुस्कान? है ज्योति. ज्योति. ठीक है. नेहा 11 रोल नंबर आप लीव कर दो. नैन्सी. नैन्सी आप का रोल नंबर नहीं मिला अभी? नो मैम. पीयूष 30 रोल नंबर आप लीव कर दो. प्राची सैनी आप लीव कर दो. प्रिया लीव कर दो. रूपाशी लीव कर दो. तनिष्का वशिष्ठ. तनिष्का वशिष्ठ लीव कर दो. सभी लोग लीव कर दे बेटा. थैंक यू बेटा. और अपना काम भेज दो बेटा जल्दी से करके. हिस्ट्री का एक चैप्टर और पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर. आप लोग मुझे ना अपना रिटन वर्क कंप्लीट करके भेज दो जल्दी से. मैम मुझे कुछ पूछना था आपसे. बोलो कौन पूछ रहे? हाँ बोलो दे. सेजल कौन है? दिव्यांश. मैम ज्योति. मैम सेजल है क्या सेजल. नाम है? हाँ बोलो यस बेटा. मैम. मैम आपने वर्क करवाया नोटबुक में, मुझे पता नहीं आपने क्या क्या करवाया है, तो अगर वो फोटो सेंड कर दो आप तो एक बार ग्रुप पे दोबारा. ठीक है मैं आज भेज देती हूँ. मैं ग्रुप में भेज दूंगी एक बार फिर से. ठीक है. वैसे मैंने ना पर्सनली भी भेजा है कुछ बच्चों को. आपने डिमांड नहीं की ना. डिमांड करते तो मैं भेज देती है ना. तो मैं दोबारा भेज दूंगी. आज मिल जाएगा आपको. ओके थैंक यू. कुछ डाउट भी पूछने थे मैम, वो आपसे पर्सनली कॉल करके पूछूं? हाँ हाँ पर्सनल कॉल नहीं. क्वेश्चन आप लिख देना. मैं आंसर टाइप कर दूंगी. ओके मैम. ओके थैंक यू.